बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। एंड मुमकिन है कि आपको लगे कि एपीसी के ऊपर बात होनी चाहिए, पाकिस्तान की सियासत में क्या कुछ हो रहा है, इसको आज क्यों नहीं मौजूद बहस बनाया गया और क्यों नहीं सियासतदानों से पूछा गया कि मुल्क में इस वक्त जो सियासी बहरान है इसका असल जिम्मेदार कौन है। लेकिन आज मैं इनमें से किसी मौजू पर बात नहीं कर रही हूं, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त ये मौजू बहुत अहम है कि हमारा मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। हमारे बच्चे पिछले 6 माह से स्कूल्स नहीं जा पा रहे हैं। वजूहात वही कोरोना वायरस है, जिसके बारे में आज भी मुझे बड़ा अचंभा हुआ, बड़ी तकलीफ हुई और बड़ी हैरानगी हुई कि जब लोगों ने मुझसे पूछा कि ये वायरस आज भी सवालिया निशान है, वो किस तरह से, क्योंकि आज भी लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि ये वायरस मौजूद है भी या नहीं है। तो एक तो ये बहस बहुत अहम है। दूसरा, एक ट्रिगर कोरोना वायरस का पूरी दुनिया पर एक मर्तबा फिर आ गया है। ये दूसरी कोरोना वायरस की लहर है जो दुनिया इसकी लपेट में आना शुरू हो गई है। और पाकिस्तान में भी जो आदाद शुमार है मेरे पास मौजूद भी हैं, कोविड गवर्नमेंट पाकिस्तान के आदाद शुमार हैं, वो ड्यूरिंग द प्रोग्राम में आपसे जरूर शेयर करूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको हमने आज जहमत दी है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और मौजूदा सूरत हाल में जबकि स्कूल्स की बंदिश को एक मर्तबा फिर हम देख रहे हैं, क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि हम ऑल्टरनेटिव एजुकेशन की तरफ जाएं। दूसरी जानिब हमारे माहिरीन सेहत क्या कह रहे हैं, कितनी तादाद में टेस्टिंग हो रही है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत से भी बात करेंगे, तर्जुमान सिंध हुकूमत से भी बात करेंगे। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं सबसे पहले अरसलान, आप तज्ज़ियाकार हैं, रिसर्चर हैं और कोविड के ऊपर बड़े अरसे से काम कर रहे हैं। मेरा बड़ा लाइजन भी रहा इनका इस हवाले से। उनके साथ तशरीफ फरमाए हमूद रब जाफरी, आप जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन हैं। हमूद, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। वाई स्काइप हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेक्रेटरी जनरल PMA डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी वक्त दिया। और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर लियाकत साहब आ गए मेरे साथ तो मुझे बता दीजिए। ओके, जैसे ही वो आते हैं तो हम उनसे बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन अरसलान, आपसे ही बात का आगाज़ के लेते हैं। जो यूरोपीय इदारा सेहत है उसने तो बता दिया कि दूसरी लहर आ चुकी है और इस लहर से बरतानिया और उससे मुतल्लिक जितनी भी रियासतें हैं वो उसकी लपेट में है। ये दूसरी लहर कहाँ से ट्रिगर होगी, पाकिस्तान में हो चुकी है या नहीं हुई है, और अगर होगी तो कितने खतरात होंगे पाकिस्तान को इससे? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया मैडम, आपने चांस दिया मुझे आने का इसमें प्रोग्राम में। और आपने जहाँ तक बात की तो पाकिस्तान में भी कोरोना आ रहा है। अच्छा, ये इतना बड़ी बीमारी नहीं है जितनी बड़ी इसको बना के पेश किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि ट्रम्प की जो फॉर्मर जो इनकी बेगम है माला मेपल्स, वो क्या कहती हैं बिल गेट्स के हवाले से कि ये एक ड्रामा कर रहे हैं और ये एक चिप लगाने का चक्कर है बेसिकली। ओके, कोरोना के हवाले से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप शिवा सा जो मिस्टर शिवा हैं वो ईमेल बनाने के बानी हैं। वो कहते हैं कि ये सब ड्रामा, जो वो भी एक यही बात करें बिल गेट्स के खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कि ये जो ड्रामा है ये कुछ भी ऐसा नहीं है। ये जो ड्रामा कर रहे हैं बिल गेट्स हैं और मिस्टर एंथोनी टूसी जो तो मेरी तलफ़ुज़ में हाँ। जी गलती हो रही है, माज़रत चाहता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये सब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। टूसी कह रहे हैं कि जी आप शील्ड आप पहननी पड़ेगी, आंखों तक अब आपको कोरोना शील्ड पहननी पड़ेगी, हाँ। मतलब और अपने आप को सेफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माहिरीन जो हैं अमेरिका के वो इसको कह रहे हैं ये एक आम बीमारी है, इतनी कोई आम बीमारी है, नज़ला है ये, और इसको इससे डरने की जरूरत नहीं है। इससे डरने की जरूरत नहीं है, एक हाइप क्रिएट की जा रही है। और अगर ये पाकिस्तान में इसका अगला फेज आता है जो कि आ ही रहा है किसी हद तक, तो क्या हम उसके लिए तैयार रहें? कोरोना में रहकर जीना होगा क्या? फिर आप ये कहना चाहते हैं? देखें, जो माहिरीन हैं कुछ WHO के और दूसरे मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि अब आपको बिल गेट्स खास तौर पे कह रहे हैं कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा, ठीक है, नहीं जाएगा दुनिया से। ओके, और वो ये कह रहे हैं स्कूल बंद करें और सारी चीज़ें करें। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इन्होंने अपनी कुछ कंपनीज हैं फार्मास्यूटिकल, उनको फ़ायदे देने हैं। दूसरी बात यह है कि वो बार बार ये जिक्र कर रहे हैं बिल गेट्स के इसराइल दवा बना रहा है। अब लेटेस्ट जो बिल गेट्स ने बात की है वो क्या की है, सुनने वाली है। वो कह रहे हैं मैं इंडियन चैनल सुन रहा था, कल की बात है। इंडियन चैनल ये कह रहा है कि बिल गेट्स जो हैं इस वक्त जो दवा बनेगी जिस भी कंपनी से बनेगी वो इंडिया देगा। यानी कि अगर ये दवा पाकिस्तान में आती है और हम ये लेते हैं तो क्या असरात होंगे, क्या पता हमारी सेहत खराब हो जाए, क्या पता और मसले मसाइल हों, हमें क्या। आपको लगता है कि बड़ी कन्विंसिंग बात है जो आप बता रहे हैं, ये वो लॉजिक है जिसको बहुत सारे लोग रद्द कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में लाखों की तादाद में लोग मरे भी हैं अरसलान साहब, ऐसा नहीं है? मरे हैं, वो किस लिए मर गए? मतलब ये कोई ऐसे ही था, कोई हवा में कोई वायरस था या खुद से बेचारे मर गए ऐसे ही? देखें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
सिगरेट से भी लोग बहुत सारे लाखों मरते हैं, तो क्या आप पाकिस्तान बंद कर देते हैं? या हज़ारों लोग मरते हैं तो आप क्या पाकिस्तान बंद कर देते हैं? एक नर्स हैं न्यूयॉर्क की, इनका नाम है निकोला स्यूरेटेक। जी, मैंने नाम सुना। ठीक है ना, ये न्यूयॉर्क हॉस्पिटल में हैं और ये कहती हैं, आप सुने कि काले मतलब जो सियाह फार्म है बेचारे हैं, उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको जानबूझ के मारा जा रहा है। ये वो कह रही हैं, आप ये यूट्यूब पे जाएं या आप नेट पे जाएं, ये पड़ा हुआ है सब कुछ। तो हमें डरने की जरूरत नहीं कोरोना से? आप डरें, लेकिन उस हद तक ना डरें जो डराया जा रहा है 100%। मतलब आप फासला रखें, ठीक है। ओके, फासला रखें, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इनको इसलिए बुलाया कि ये जो चेमगोइयां चल रही हैं कि कोरोना है भी या नहीं है, ये बहस अभी भी जारी है। मुझे तो हैरत इस पे हो रही है। लेकिन डॉक्टर कैसे सजाद को शामिल गुफ्तगू कर लूं। डॉक्टर साहब, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम देख रहे हैं कि कोरोना के बारे में सामने आने के बाद दोबारा इसकी एक नई लहर जो है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। मैं सवाल ये करना चाह रही थी आपसे कि कोरोना की एक नई लहर का पाकिस्तान को खतरा है। मेरा सवाल सादा ये है कि इस वक्त जब तक कि हमने दोबारा सब कुछ रिस्टोर करना शुरू किया, समाजी तौर पर मेल मिलाप बढ़ा, कारोबार खुलना शुरू हुआ, बच्चों के स्कूल्स की जानिब अब हम आ रहे थे, लेकिन वो भी हम दोबारा एक स्टेप पीछे चले गए हैं। क्या कोविड के टेस्टिंग हो भी रही है पाकिस्तान में, और कितनी बड़ी तादाद में हो रही है, और क्या खतरा मौजूद है अभी कोरोना का या नहीं है पाकिस्तान को? डॉक्टर कैसर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका सना। बात ये है कि देखिए, पाकिस्तान में पहले भी मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तरीके से नहीं हो पाई है। हम ये समझते थे कि हर प्रोविंस में तकरीबन 25,000 टेस्ट रोजाना होने चाहिए, जो कि नहीं हुए। और अभी भी जो टेस्ट हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, वो तकरीबन 30-32 हज़ार के करीब हुए हैं। वो भी लेटेस्ट, उससे पहले 8,000, 12,000, 15,000, 20,000 हो रहे थे। लेकिन ठीक है, अभी क्योंकि नंबर ऑफ केसेस भी कम है, कोई कोई इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन पिछले कोई 2-3 दिन से मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है नंबर ऑफ केसेस में। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इसमें प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज करने की जरूरत है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करने की जरूरत है, ताकि ये प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाए। इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि 2-3 दिनों में कुछ ज्यादा फॉल हुए हैं केसेस, विच इज गवर्नमेंट आल्सो क्लेमिंग द सेम थिंग। उधर रब साहब, कितनी इत्मीनान बख्श खबर रही आपके लिए ये कि 6 से 8वीं जमात तक के बच्चों को जो 21 सितंबर से स्कूल्स को जाना था, उसको रिवर्स रोक दिया गया है। ये इत्मीनान बख्श खबर थी आपके लिए? ये फैसला कैसा देखते हैं आप बहैसियत पेरेंट? सना, मैं रेफरेंस दूंगा हमारे ही पिछले प्रोग्राम का। उसमें भी हमने ये एतराज़ उठाया था कि 6 दिन के अंदर अंदर उनके पास कौन सी साइंस है जिसमें वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें अगले फेज़ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि 3 दिन में उनको अंदाज़ा हो गया कि हमें अगले फेज़ में हम अभी नहीं जा सकते, और उन्होंने उसको 1 हफ़्ते के लिए मौखर कर दिया जी। तो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। हम जिन खदशात का इज़हार कर रहे थे कि ये SOPs नाम नहाद SOPs मैं कहूँगा, नाम नहाद इसलिए कि इन पे अमल दरामद तकरीबन नामुमकिन था। अच्छा। बहुत सारे स्कूलों में खुद सईद गनी साहब विजिट किया, उन्होंने यहाँ तक देखा कि प्राइमरी और नर्सरी के बच्चों को भी स्कूल में बुला लिया गया इन्हीं तारीखों में। ये बड़ी खतरनाक तो बहुत ही ख़तरनाक बात थी। और उसमें अब तक मेरे ख्याल है जो लास्ट मैंने सुना था, सिर्फ सिंध में 89 केसेस बच्चों में 3 दिन के अंदर इस वीक में रिपोर्ट हो चुके थे। तो 89 बच्चे, अब और आगे कितना वो उनसे स्प्रेड होगा, ये बड़ी हमूद साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू, लेकिन हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी साहब, क्योंकि बलूचिस्तान में भी एक बड़ा नंबर है जो स्कूल्स को क्लोज किया गया है। तो जरा लियाकत शहवानी साहब से पूछ लेते हैं। लियाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी, वालेकुम। लियाकत शहवानी साहब, कोरोना का वायरस पाकिस्तान में दूसरी लहर की आमद है। ये चेमागोइयां तो हो रही, लेकिन हमने स्कूल्स खोले कि बच्चों की तालीम दोबारा जारी और सारी रहे। लेकिन आपकी हुकूमत भी, बलूचिस्तान हुकूमत भी इस बात पर आ गई कि हम स्कूल्स को इस तरह से नहीं खुला रहने दे सकते। क्या वजूहात सामने आ रही है? टेस्टिंग हो रही है, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या मामलात हैं? जी, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तो हमें पहले ही इंतजाम मुकम्मल भी कर लिए थे, लेकिन ये कि 2 माह के डिक्लाइन के बाद ख़ुसूसन सितंबर में एक नई सर्ज की कैफियत जो है वो नजर आ रही है। अच्छा। अब केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं, और स्कूल खुलने से कबल जब ये फैसला हो रहा था बलूचिस्तान गवर्नमेंट के रिजर्वेशन भी थे और एजुकेट भी थे हम,
क्योंकि हमें लग रहा था कि बाकी सूबों की निस्बत यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। तो लेकिन चूंकि पूरे मुल्क के साथ मिलकर हमने ये फैसला करना था और फिर ज्वाइंटली प्रपोजल भी यही तय हुआ कि एक ही मरले में स्कूल नहीं खुलेंगे, मुख्तलिफ मराइल भी होंगे, साथ टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, हमारी RRC की टीमें और सर्विलेंस टीमें सारे RSOP जो अमल दरामद होगा। तो वो हमने जब सिलसिला शुरू किया, स्कूल खुल गए और टेस्ट हमने कंडक्ट करना शुरू कर दिया, तो केसेस जब पॉजिटिव आना शुरू हुए तो ये फैसला हमने किया था कि अगर किसी भी स्कूल में केसेस पॉजिटिव आना शुरू हो जाते हैं तो टेम्परेरीली हम उसको बंद कर लेंगे और ये स्ट्रेटेजी है। लेकिन साहब अभी तक जब से खुले हैं स्कूल्स, आपने कितने स्कूल्स को बंद किया है? जाहिर गैर मेयारी जो तरीकेकार है तालीम देने का इस कोरोना की मौजूदगी में, कितने स्कूल्स हैं जिनको आपने इस वक्त बंद किया है? देखिए, कल हमने 11 स्कूल्स, एक यूनिवर्सिटी कल बंद हुआ था, आज बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जो है वो भी बंद हो गया और 14 दीगर स्कूल जो है वो भी बंद हो गए हैं। और इन तमाम 11 एक बंद हुए लियाकत साहब, 14 फिर बंद हुए, राइट? ऐसे ही है? जी 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 जी। ओके लियाकत साहब, मैं ये जानना चाहती थी कि जाहिर है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम को भी जारी रखना है। किस तरह से हो पाएगा? इस 6ठी से 8वीं जमात तक के बच्चों को सिंध में तो रोक दिया गया है कि उनके लिए स्कूल्स नहीं खुलेंगे। लियाकत ये बताएं मुझे, बलूचिस्तान हुकूमत क्या सोच रही है इस बाबत? देखिए, हमारी सोच तो डिपेंड कर रहे हैं कोविड के फैलाव पे। कोविड जिस तरह फैल रहा है और स्कूलें बंद हो रही हैं, लगता ये है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अगर कोई 10-15% स्कूल भी बंद हुए तो बाकी इसलिए भी बंद करना पड़ेगा कि कुछ स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे, कुछ में नहीं पढ़ा रहे होंगे, करिकुलम का जो इश्यू सामने आएगा, फिर आप इम्तिहान कैसे लेंगे। तो ये कंफ्यूज सूरत हाल है और सिर्फ हमारे साथ नहीं है, पूरी दुनिया में। व्हाई नॉट? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे पता है आप लोग माशाल्लाह बड़े कोऑर्डिनेटेड हैं, लेकिन NCOC के इजलास के अंदर आप समझते हैं ये चीज पुट अप होनी चाहिए कि इस वक्त एजुकेशन जो है वो कोलैप्स कर रही है, फिर कोरोना का भी एक खतरा तो जाहिर है मौजूद है। कैसे होगा ये सारा सिनेरियो, कैसे इसको फोर्सी कर रहे हैं इन फ्यूचर? देखिए, NCOC की मीटिंग ही में फैसला हुआ था। NCOC भी तमाम सूरत हाल का जायजा ले रही है और यकीनन कल भी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब इस्लामाबाद में NCOC के ऑफिस गए थे। असद उमर साहब सब उधरी, उनके साथ मिलकर उन्होंने ब्रीफिंग भी दी, ब्रीफिंग ली भी। तो ये तो एक कोऑर्डिनेटेड हमारा सिलसिला है। NCOC के अगले मीटिंग में जितना डेटा हम सामने उनके रखेंगे, सिंध का भी देखें, वहाँ पर भी स्कूल बंद होना शुरू हो गए हैं। तो इस तमाम सूरत हाल को फिर मिल बैठ के जो बेहतर होगा स्टूडेंट्स के हक में, पब्लिक के हक में, पहले भी ऐसी मेजर्स हम सब मिलकर उठाते रहे, अब भी ऐसे ही है। लियाकत साहब, बड़ा मैं ये कह सकती हूँ बहुत तवील सफर है जो कि कोविड के हवाले से पाकिस्तान को तय करना है, लेकिन आपके नजरिए में हम कब तक इस काबिल हो सकेंगे कि ये कोरोना वायरस हो या ना हो, लेकिन हमारे बच्चे तालीम हासिल करते नजर आए, स्कूल्स जा सकें? क्या आपको लगता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या इस साल के इख्तिताम तक ये सूरत हाल बेहतर हो सकेगी? बलूचिस्तान की हद तक तो मैं कहूँगा कि मुश्किल है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट कवरेज ऑलरेडी 20% भी नहीं हमारा, वो तो मुमकिन नहीं है। ताहम जो है ये हम जरूर करेंगे कि स्कूलों में स्टूडेंट्स की तादाद मिनिमम करके अल्टरनेट डेज पे, शिफ्ट्स में मुख्तलिफ अरेंजमेंट हमें करने होंगे। और खासतौर अब जो सर्द इलाके हैं वहाँ पर सर्दियों में टीचर का भी बहुत बड़ा इश्यू होगा। बिल्कुल, ये जोब वगैरह के जितने एरियाज हैं यहाँ पर तो बिल्कुल ऐसा ही मामला होगा। पूरा कोयटा तक, सारावान के इलाका जो कहा जाता है, ये जुनूबी बलूचिस्तान, ये तमाम ऐसे एरियाज हैं, शुमाल में बलूचिस्तान के सर्द एरियाज हैं, वो भी एक चैलेंज है। तो इस तमाम सूरत हाल को हम देख रहे हैं। अब भी हमने देखे जब लॉकडाउन की जरूरत पड़ी तो हमने सबसे पहले बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था लॉकडाउन जी बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। तो जब हमने ये महसूस हुआ कि लोगों की जिंदगी और स्टूडेंट्स के बच्चों की जिंदगी फिर वक्त जो है तो वो टेम्परेरी तौर पे जो तालीम है उससे ज्यादा अहमियत, बड़ा उजलत अंगेज किस्म का जब सवाल हो सकता है ये लियाकत साहब आपकी कथे कलामी के साथ, लेकिन क्या एक दफा फिर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन की कोई टर्मिनोलॉजी बलूचिस्तान हुकूमत अपना सकती है मुस्तकबिल में? देखिए, पूरी दुनिया को कोरोना खुद जो है ये टर्मिनोलॉजीज अपनाने पर जो है मजबूर कर रही है। पहले भी 20 मार्च को बलूचिस्तान हुकूमत को कोरोना ने मजबूर किया, हमने लॉकडाउन किया, स्कूल बंद किए, केसेस कम हुए,
फिर लॉकडाउन जो है स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट हुआ। जी जी जी। खुदा ना ख्वास्ता अब फिर हमने लॉकडाउन लिफ्ट किया। अब अगर सूरत हाल खराब होती है तो वैक्सीन तो अभी तक अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। वाइल हमारे पास रिजॉल्व रास्ता यही निकल आता है कि लॉकडाउन किया जाए। अब उस लॉकडाउन की नौयत क्या होगी, मुमकिन है डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट वेरी करे केसेस मुख्तलिफ अजला में सूरत हाल को देखते हुए हम लॉकडाउन करें या एरिया वाइज स्मार्ट लॉकडाउन करें। या अगर बहुत ज्यादा कोरोना फैल जाती है तो फिर पूरे बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन किया जा सकता है। तो अब ये तो कोरोना के फैलाव पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल ठीक है लियाकत साहब, लेकिन आपको क्या इत्तलात मिल रही हैं कि कोरोना फैल रहा है ना? पिछले 2-3 दिनों में जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक तो इसका मकसद है कोरोना फिर सर उठा रहा है। जी कोरोना फैल रहा है। गुज़िश्ता 18 दिनों में बलूचिस्तान में जो हमने टेस्ट कंडक्ट किए उसका 13% वो पॉजिटिव आया, जबकि पिछले महीने कुल टेस्ट का सिर्फ 8% पॉजिटिव थे और जुलाई में कुल टेस्ट के 10% पॉजिटिव थे। That's terrible, लियाकत साहब, it's a large number. वेल थैंक यू लियाकत साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है लेकिन आई एम रियली थैंकफुल कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। और ये जो नंबर बता रहे हैं ये किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते कि हम स्कूल्स और बाकी सारी चीज़ों में जो अब अपनी ज़िंदगी में मगन होने का सोच रहे हैं उस तरफ जाएं। तो कोरोना में रहते हुए जीना सीखना होगा, ये तो टैगलाइन आप अपनी ज़िंदगी में बना ही लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर अब ज़रा ये देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। कोरोना अगर सर पे खड़ा है, अगली लहर भी आ रही है, तो हम लोग कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे, बच्चों के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान भी यही बहस है कि इस वक्त जो मुझे लियाकत शहबानी साहब बता के गए 13% पिछले 3 से 4 दिनों में यानी स्कूल खुलने के बाद डिप्राइव एरिया बलूचिस्तान का, जिसके लिए हम तालीम के लिए परेशान हैं, खाने पीने के लिए और बाकी सारे मामलात के लिए भी, तो वहां पर अगर ये सिचुएशन है तो ये बहुत अलार्मिंग है। लेकिन शामिल गुफ्तगू करते हैं तारिक शाह, सेंट्रल चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट। तारिक, ये एक ज़ाहिर है हमने पिछले दिनों प्रोग्राम आपके साथ किया, लेकिन आपको लगता है जो नंबर्स इस वक्त दे रही है एनसीओसी की जानिब से जो नंबर्स आ रहे हैं कोविड के, उसके बाद हमें परेशान होने की जरूरत है? और ये जो फैसला लिया है सिंध हुकूमत ने, या अगर हुकूमत बलूचिस्तान भी ले रही है बच्चों के हवाले से, तो आपको कितना मुतमईन करती है ये बात? देखिए, एक तो देखिए मैं आपको एक बात क्लियर करूं कि ये जितने भी केसेस बढ़ रहे हैं ये खामखी में स्कूलों पर इल्जाम डाला जा रहा है कि स्कूल की वजह से केसेस बढ़ने शुरू हो गए। ये मैं कल से नोट कर रहा हूँ तवादुर से जो है ना वो स्टेटमेंट आ रही है। ये कौन सी एक साइंस है जिसके अंदर 4 दिन के अंदर फॉरेन रिजल्ट आने शुरू हो गए? ये वो रिजल्ट हैं जिसकी वजह जो नॉर्दर्न खोले गए, शहरी मकामात खोले गए, मॉल्स खोले गए और जल्द से जुलूस के लिए इजाजत दी गई। ये सारे वो केसेस हैं। स्कूल तो अपने एसओपी फॉलो कर रहा है, जो नहीं कर रहा उनको सील किया जा रहा है। हम उनके बिल्कुल साथ खड़े रहे और एसओपी ना फॉलो करने में कोई नरमी नहीं बढ़ती जाएगी और स्ट्रिक्ट रूल्स है उसको सबको स्कूल को फॉलो करना है। जहां तक बात ये है कि सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन किया, स्कूल को दोबारा से बंद किया, 6 to 8 क्लास को खोलने की इजाजत नहीं दी, नेक्स्ट वीक उसको नहीं कर दिया। तो अभी देखें इतने बड़े थे जो एसओपी फॉलो कर सकते थे, बाकी प्रोविंसेस भी तो बच्चों का ख्याल रखते हैं ना। I'm not getting you, तारिक, आपकी डिस्टॉर्शन आ रही है आवाज में। तारिक दोबारा से बात करें। आप हुकूमत के लिए क्या कह रहे थे तारिक साहब? मुनासिब, क्योंकि अभी भी जो है वो तवील लॉकडाउन। तारिक की आवाज में डिस्टॉर्शन है, प्लीज वो क्लियर करवा दे पीसीआर, तो क्योंकि जो वो बात कहना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से जानी चाहिए, नश्र होनी चाहिए। अरसलान साहब, आपकी बातें जो थी, जो आपने इब्तिदाइया में कही, उसको सामने रखते हुए जो अलार्मिंग सिचुएशन हमें बता रहे हैं एक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के, हम कैसे इस बात को आपकी माने कि ये लहर जो है ये उस तरह से हमें हिट नहीं करेगी जो आप सारी अभी तक बता रहे थे चीज़ें? देखिए, मैं कहने का मकसद है कि आप इस पे एसओपीज़ को फॉलो करें
अच्छा, आप इस पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई इज्तिमा शुरू कर दें। अगर कोरोना आ रहा है तो जी एक बुखार होता है, जैसे आप फासला रखें, ठीक है, आप SOPs को फॉलो करें, लेकिन इतना वो नहीं लें सीरियस कि आप बहुत ज़्यादा उसको सीरियस लें। यानी हमें दोबारा से लॉकडाउन तो नहीं देखना पड़ेगा, स्मार्ट लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, इस तरह कुछ तो नहीं हो रहा पाकिस्तान में, या हो आप देख रहे हैं कि ऐसा होगा? देखिए स्वीडन में अभी आपने देखा कि हालिया वहाँ पे एक वाक़यात हुए, लड़ाई झगड़ा हुआ, और वहाँ पे वो इसलिए था कि उनको बताया जा रहा था तो जो ये सेकंड वेव आ रही है इसके लिए आप बंद करें स्वीडन को, इसको बंद करें आप। अच्छा, अगर आप नहीं करेंगे तो हम इसके नताइज बड़े ख़राब होंगे और आपकी मईशत को भी हम तबाह करेंगे। और ये कौन बता रहे? ये जो हैं वही लोग हैं जो ये कोरोना के पीछे हैं, यानी कि वो लॉबीज़ हैं। यानी ये आपकी दानिश में मैं फिर अरसलान क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या कोरोना एक मतलब वैसी हवा है, इसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? देखें ये बुखार तो हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा हवा बनाना वो दुरुस्त नहीं है। मैं ठीक है इसको कहता हूँ कि अमवात भी हो सकती हैं जिसका अगर सिस्टम सही नहीं है, बॉडी से अगर वो बूढ़ा है, ज़ईफ़ हैं। लेकिन मुझसे आप कुछ ऐड किया सवाल करना चाहते हैं? मैं अरसलान की बात के हवाले से ऐड करना चाहूँगा। ये एक काबिल आदमी है, इनकी रिसर्च है, उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं और उसका मुझे एहतराम है, उससे मैं इख्तलाफ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ ज़ाती तजुर्बा बताना चाहता हूँ आपको। अरसलान ने ये कहा कि कोविड जो है वो एक आम बुखार है और उससे इतना डरना नहीं चाहिए। मेरे घर में 4 लोग कोविड का शिकार हुए थे और मेरी दुआ है कि ज़िंदगी में कोई किसी भी घर में कभी भी कोविड ना आए। मैंने मौत को करीब से देखा है अपने घर के अंदर। ये आम बुखार नहीं है। ये आम बुखार नहीं है। सांस की आवाज़ मेरी अहलिया की, मेरे बच्चे की और उनकी खांसी की आवाज़, मुझे बार बार ऐसा लगता था कि अब पता नहीं क्या हो जाएगा। इट वॉज नॉट अ सिंपल फीवर, इट वॉज समथिंग वेरी 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 सीरियस एंड एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ। तभी शायद इतनी बात हो रही है। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो बात देखिए रिसर्चर्स या जो लोग इस पर तहकीक कर रहे हैं या बात कर रहे हैं या दुनिया को जिस तरह से वो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो है ये दुनिया को शट डाउन करने, मईशतों को तबाह करने के लिए है। ये एक आम नज़ला बुखार खांसी हो सकता है, हकीकत से इतना ज्यादा इसको डरना नहीं चाहिए। आपने क्या मॉनिटरिंग की है कैसर साहब? देखिए सना, मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि आज पाकिस्तान में तकरीबन 6-7 महीने से कोरोना से यहाँ लोग लड़ रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन आज हम बैठे हुए यही कर रहे हैं कि ये सिंपल नज़ला जुकाम है और इससे घबराना नहीं है, इससे डरना नहीं है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के मर्ज से बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना है, इससे लड़ना है। बहुत आसानी से लड़ा जा सकता है। प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होता है कि जिनको के जो ये समझते हैं कि कोरोना कुछ भी नहीं है, कोरोना एक कॉन्स्पिरेसी है, वो प्रॉब्लम में आ रहे हैं। तो लिहाजा पूरे अवाम से मैं दरखास्त करूंगा कि ये एक वायरस है और ये वायरस बहुत से लोगों को अफेक्ट कर चुका है, उनमें कोई सिम्टम डेवलप नहीं हुआ और वो कुछ दिन के बाद खुद ब खुद ठीक भी हो गए, उनके अंदर एंटीबॉडीज बन गई, यानी कि वो वैक्सीनेटेड हो गए। इसी तरह से कुछ लोगों में हल्का फुल्का बुखार हुआ, कुछ लोगों में जिस्म में दर्द हुआ और वो ठीक हो गए, कुछ अरसे के बाद उनको कुछ पता भी नहीं चला कि उनको कोरोना हुआ है। लिहाजा एक जो सीरियस बात है वो ये है कि कुछ लोग बहुत सीवियरली बीमार हुए, उनको बुखार हल्का फुल्का हुआ, लेकिन उनको सांस की तकलीफ हुई और जब सांस की तकलीफ हुई तो वो नमूनिया होके उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में रखा गया, फिर वेंटिलेटर पे रखा हो गया और उसके बाद वो इंतकाल कर गए। इस वक्त सना मैं आपको बताऊं कि वो डॉक्टर्स जो कि बड़े बड़े सर्जन और डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में बहुत सारे लोग डॉक्टर्स इंतकाल कर गए। 102 डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, 26 पैरामेडिकल स्टाफ इंतकाल कर चुके हैं। वो क्या वो कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई इस तरह समझा? ये कुछ एब्सोल्युटली राइट एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर कैसर पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा, इसके एसओपीज पे एहतियात करना पड़ेगा। बार बार कह रहा हूँ कि जान है तो जहान है। अगर आपका बच्चा, अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप कारोबार है, आपका कारोबार उसी वक्त चलेगा जब आप जिंदा रहेंगे। आपका बच्चा उसी वक्त तालीम हासिल करेगा जब वो सेहतमंद रहेगा।
लेकिन डॉक्टर कैसर, मैं इस पॉइंट पे दोबारा आती हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा मकतब फिक्र है जो इस बात को रद्द भी कर रहा है, उस पर भी डिबेट शायद जरूरी हो जाएगी। लेकिन तारिक, आप ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है बच्चों के हवाले से, हमें मेरा कंसर्न आज बहुत ज्यादा इसलिए भी रहा कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन लाइंस पर कैसे वापस लेकर आएंगे, हमारे पास क्या सोर्सेज रह जाएंगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो नंबर्स आ रहे हैं उसके बाद तो मुझे भी लग रहा है ऐसा कि शायद हम दोबारा रोल बैक ना करें, चीजों को दोबारा पीछे ना जाना पड़े हमें। तारिक जी बिल्कुल, देखिए एक तो बात यह है कि कोरोना केसेस के लिए एनसीओसी जो है वो क्लोजली इसको वॉच कर रही है, और जो भी डिसीजन एनसीओसी लेगी वो हमें काबिल कबूल होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे लिए बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सारे हकायक उनको पता है। लेकिन बात यह है कि हमें ये भी चीज सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर वो स्टैंडर्ड या वो मयारी चीजें मौजूद नहीं है जिसकी वजह जो पूरी दुनिया यूज कर रही है। वो तो हम अपने बच्चों को अगर कोई ना कोई सेफ एनवायरनमेंट देकर भी तालीम कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हाँ अगर केसेस बढ़ जाते हैं खुदा न खास्ते जैसे पास में देखा गया तो फिर तो स्कूल बंद किए जाएंगे। लेकिन स्मार्टली बहुत सारे कम से कम इतना कह के आपने मुझे तशरीफ हम बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है तारिक, एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, लेकिन कितना सेफ एनवायरनमेंट, आई थिंक सेफ एनवायरनमेंट की टर्मिनोलॉजी भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन कि सेफ एनवायरनमेंट आप किसे समझते हैं। जो एसओपीज हैं उसमें कि ग्लव्स पहने, मास्क लगाएं, फिर एक जगह से आया कि मास्क भी ना लगाएं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक डिस्टेंस क्रिएट करना है। देखिए दूसरी बात जो रिसर्च और सारी चीजों में सामने आई कि पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस जो है ये इतनी पूरी तरह से पंजे इसलिए नहीं गाड़ सका क्योंकि यहाँ पर जो अफराद हैं या इंसान हैं उसमें यंगस्टर्स की तादाद ज्यादा है, यानी बुजुर्ग हमारी सोसाइटी में कम है और तकरीबन 36 से 45 तक की उम्र के लोगों का ज्यादा रुझान है पाकिस्तान के इस वक्त की सोसाइटी में। तो शायद ये भी एक अहम वजह थी, लेकिन आगे चल के हम मजीद इसी पर बात करेंगे कि अब सूरत हाल को सामने रखते हुए पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं और अगली हिकमत अमली किस तरह से अपनानी होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले हम ये डिबेट कर रहे थे कि कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र हुकूमतें फ़ैसले अपने ज़ाहिर रिव्यू में जा रही हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत की जानिब से शफ़क़त महमूद साहब ने हमें ये बताया कि रिव्यू में नहीं, 21 सितंबर से जो फ़ैसला था 6ठी से 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल बुलाने का वो बिल्कुल उसी तरह मौजूद है। लेकिन सिंध इसको नहीं मान रहा है, बलोचिस्तान हुकूमत अपनी जानिब से राय दे चुकी है इस मामले पर, तो बाकी बचा है हमारे पास बलोचिस्तान और KPK। तो वहां पर भी सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हम कोशिश करें कि हम सिंध हुकूमत से बात कर सकें इस मामले पर। हमूद, मुझे ये बताइएगा कि मुआशी सरगर्मियां शुरू होने के साथ साथ बच्चों की तालीम को शुरू करना भी हमारे लिए एक अहम तरीन नुकता रहा, लेकिन इस नुकते पर इसको चलाना अब शायद इससे ज्यादा एक अहम तरीन बात होती जा रही है। आप समझते हैं कि इस वक्त जो हमारी रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हमारी बच्चों की एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल हो सकेगी? देखिए बिल्कुल, अगर सच पूछे ना तो अल्टरनेट हमारे पास बहुत ही महदूद है। ऐसा ही है, बहुत महदूद है। और जो सूरत हाल है, जैसे अभी आप 13% बलूचिस्तान में बताया, 13% इज़ टू मच। और सिंध में भी 30 अगस्त को 450 पॉजिटिव थे और कल वाले 850 थे, ऑलमोस्ट डबल हो गए। दोबारा जो परवेज डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि सिंध में दोबारा केसेस की तादाद बढ़ रही है। अब वो स्कूल से बढ़ रही है, हाँ, या कहीं और से बड़ी तारीख में उस पर एतराज़ उठा दिया कि स्कूल से नहीं बढ़ रही, लेकिन स्कूल के जो लोग टेस्ट किए गए हैं वो भी पॉजिटिव, वो सारे, मेरे पास भी ये इत्तला आई कि एडमिन में काफी सारे लोगों का नंबर है, जो उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये लोग नहीं, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये सॉरी हमूद, आपको हम यहाँ कट करेंगे। मुर्तजा वहाब तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, जरा उनका ओपिनियन भी ले ले। मुर्तजा अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। मुर्तजा वहाब साहब, अब ज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन रहा, पूरा पैंडेमिक और अभी भी जारी है, दूसरी लहर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में हिट कर चुकी है। हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, क्या नंबर्स हैं हुकूमत सिंध के पास, जिसके बाद आप लोग रिव्यू में चले गए हैं 6 to 8 स्टैंडर्ड के बच्चों के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से?
देखिए सना, सिचुएशन अगर आप ओवरऑल दुनिया के तनासब से देखते हैं, कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है पाकिस्तान पे, और सिचुएशन जो है बहुत बेहतर है अगर आप मवाजना करें बाकी ममालिक से। लेकिन हैविंग सेड दैट, सिचुएशन आउट ऑफ कंप्लीटली डेंजर आप नहीं कह सकते, बिकॉज कंप्लीटली ये जो वायरस है वाइप आउट पाकिस्तान भर से नहीं हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि आसानी से SOPs को फॉलो कर सकते हैं, उनको चीज समझ आती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे जो कि मेजॉरिटी है पाकिस्तान की, और मैं अपने अगर सूबे की बात करूंगा, मेजॉरिटी एरियाज के अंदर उन SOPs को उस तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। और स्कूलों के हवाले से मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन भी ये बड़ा वाज़ेह था कि हम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस तो खोल सकते हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं उनको इन SOPs को फॉलो कराना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। उन बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा कि इस एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन में वो कैसे मास्क पहनेंगे, कैसे समाजी फासला इंश्योर किया जाएगा। तो आपने देखा है कि पाकिस्तान भर में जब से स्कूल खुले हैं, 1 हफ्ता गुजरा है, नंबर्स में इजाफा हुआ है, और ये शो करता है कि सिचुएशन जो है वो खतरनाक हो सकती है। और मैं समझता हूँ टाइमली फैसले करना नागुज़ीर है, अदरवाइज ये ना हो खुदा ना खास्ता कि हम सब कुछ खोल तो दिया हमने, ये ना हो कि सिचुएशन कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें हुकूमत को भी बहुत ही केयरफुली चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ मैं शहरियों से एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि शहरी जो ये तासुर लेके बैठे हैं कि जैसे कोरोना वायरस अब ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान में, इसके खतरात लाक नहीं है। मैं समझता हूँ अभी भी शहरियों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है, और उन SOPs को फॉलो करना है, मास्क पहनना है, और समाजी फासला इख्तियार करना नागुज़ीर है। बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा, और आपने तो ट्वीट भी मेरे ख्याल है ओपनिंग से पहले ही कर दिया था। हमें इस वक्त यहाँ ज्वाइन किया हुआ है जनरल सेक्रेटरी ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन हमूद रब जाफरी साहब ने, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, जरा सुन लीजिएगा मुर्तज़ा, फिर मैं आती हूँ आपकी तरफ। हमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा साहब, जी वालेकुम अस्सलाम। तारुफ मेरा करा दिया सना ने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कोविड रिलीफ के हवाले आपने सिंध गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था मई में, जिसको बाद में एक्ट का दर्जा भी दे दिया गया, और उसके तहत तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो थे वो पाबंद थे 20% डिस्काउंट देने का, 80% वो फ़ीस ले सकते थे। और जो इसकी सेक्शन थी, रेलेवेंट सेक्शन जो थी, उसमें ये लिखा हुआ था कि ये जो रियायत दी जा रही है ये किसी भी तरह से वापस रिकवर नहीं की जा सकती बाद में किसी भी सूरत में। साथ ही एक और सेक्शन था किराए के हवाले से, रेंट के हवाले से, वो रिकवर किया जा सकता था। मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट से हमने बहुत मरतबा कोशिश की रब्ता करने की, सईद गनी साहब से भी बहुत मरतबा कोशिश की, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं हो सका। आपसे मुझे मौका मिल गया बात करने का, आपका ताल्लुक़ भी कानून से है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सईद गनी साहब ने ये कहा अपने बयान में कि ये रिकवरेबल नहीं है, एजुकेशन वाला ना जी, 20% डिस्काउंट। ठीक है। जो एडवोकेट जनरल है सिंध के, वो बयान दे रहे हैं केस के दौरान, जो इस वक्त केस चल रहा है इसके ऊपर, स्कूलों ने केस किया हुआ है कि ये रिकवरेबल है, तो एडवोकेट जनरल ये कह रहे हैं कि ये रिकवर किया जा सकता है। यानी कि एडवोकेट जनरल का बयान और सईद गनी साहब का बयान दोनों आपस में मुताबिकत नहीं रखते। आप खुद बराह रास्त इन चीज़ों को देख रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आपसे एक दरख्वास्त भी करना चाहता हूँ कि अगर आपकी राय ये है कि ये 20% रिकवर नहीं किया जा सकता और रियायत दे दी गई थी, तो फिर मेरी दरख्वास्त आपसे ये होगी, बहैसियत कानून साज इदारे से ताल्लुक़ है आपका, कि इस केस में फ़रीक बनने की कोशिश करें और अदालत को क्लैरिफिकेशन दें सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कि ये रिकवरेबल नहीं है। जी प्लीज। जी मुर्तज़ा, आपने, मैं आपका नाम नहीं सुन पाया था। हमूद रब जाफरी। हमूद साहब, आपने जो बात की है मैं उससे 100% इत्तफाक करता हूँ। जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है यही हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने जब कानून ये बनाया था, और चूंकि मैं खुद कानून बनाने के प्रोसेस में पेश था, तो हमने डिलिबरेटली 2 कैटेगरीज क्रिएट की थी। एक वो है जहाँ पर वेवर होगा, और एक कैटेगरी वो थी जहाँ पर डेफरमेंट होगी। रेंट के हवाले से डेफरमेंट का फैसला किया गया था, और तालीमी इदारों के हवाले से 20% वेवर का फैसला किया गया था। और उसकी वजह वेवर देने की लॉजिक या रैशनल उसका ये था कि इस दौरान
जब कोविड के हालात में आपने स्कूल को, कॉलेज को बंद किया हुआ है, तो जो स्कूल की इंतजामिया उसको ओवरहेड पे नहीं करने पड़ रहे हैं। उसका बिजली का बिल नहीं है, उसका गैस का बिल नहीं है, उसके अखराजात कम हो सकते हैं। तो इसलिए इस लॉजिक के साथ उनको वेव करने का फैसला कानून के अंदर किया गया था, उसको असेंबली से पास कराया गया है। जो सईद गनी साहब का मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, वही हुकूमत का मौक़िफ़ है। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है, ये पॉइंट ऑफ व्यू अदालत में भी हुकूमत की जानिब से कन्वे किया गया है। आप चाहते हैं कि मैं बहैसियत हुकूमत के तर्जुमान के, मुशीर के, अदालत में ये बात कहूँ, अदालत से मुझे आप समन करवा लीजिए, मुझे नोटिस करवा लीजिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, वहाब साहब, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं समन के तो शायद न करा सकूं, लेकिन मैंने आपसे दरख्वास्त ठीक है, ठीक है मुर्तजा, मैं इसके ऊपर आगे कंटिन्यू बात कर लूंगी। लेकिन एक अच्छी सजेशन है और मुर्तजा ने कहा कि अगर होती है इस बारे में बात तो वो अपनी राय जरूर देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाह रही थी मुर्तजा साहब कि इस वक्त जो सिचुएशन है जिसको आप कह रहे हैं कि हुकूमत को मॉनिटर करना चाहिए और बहुत जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, एनसीओसी के अगले इजलास में सिंध हुकूमत क्या प्ली लेगी? क्योंकि बलूचिस्तान में अभी मेरी बात हुई है लियाकत शवानी साहब से, वो कह रहे हैं 13% बढ़ा है जो कोविड का मामला है पिछले 3 से 4 दिनों में। क्या सिंध में भी यही चीजें आप लोगों ने मॉनिटर की हैं मुर्तजा साहब? जनाब देखिए, मैं जब दिल खोल के बात करता हूँ तो फिर मुझसे जो वफाकी हुकूमत के हमारे दोस्त हैं वो नाराज हो जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि जी इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। हाँ जी, प्रॉब्लम हमारी ये है, वो जो लोग इनको पॉलिटिकल एंगलिंग करनी है वो अपनी करते रहेंगे, बट मैं समझता हूँ हमारे बच्चों की जिंदगी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता हमारे लिए। हमने पहले दिन से सिंध हुकूमत की स्ट्रैटेजी ये रही है कि रिएक्टिव नहीं होना है, हमको प्रोएक्टिव होना है, और इसलिए हमने टाइमली फैसले कर पाए थे। मैं अभी भी यही गुजारिश करूंगा वफाकी हुकूमत के अपने तमाम लीडरान से कि इस मामले पर नजरसानी करना मैं समझता हूँ नागुज़ीर है। जो मैं कराची शहर में मौजूद हूँ, मुझे यहाँ पर वालिदैन जिनसे मेरा ताल्लुक है, जिनसे मैं मिलता हूँ, पॉलिटिकली लोगों से मिलता हूँ, सब के सब उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जहाँ इतना सब्र किया था, थोड़ा सा अगर और वक्त को एक्सटेंड कर लिया जाता तो कोई नुकसान एज सच नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है स्कूल खोलते वक्त ज्यादा इंटरेस्ट इस बात पे था कि जी वो स्कूल की जो इंतजामिया है वो परेशान हो रही है। मैं समझता हूँ हमें स्कूल की इंतजामिया के कहने पर काम नहीं करना चाहिए, हमें जो मारूजी हालात है उनको देखने के बाद काम करना चाहिए। सिचुएशन आपके सामने है, लियाकत शवानी साहब आपके सामने फिगर कोट कर रहे हैं, आप कराची की सूरत हाल खुद देख रहे हैं, लाहौर के अंदर नंबर्स में इजाफा हुआ है। तो एक चीज है जो कि अभी तो फिलहाल अंडर कंट्रोल नजर आती है, लेकिन अगर नजरसानी नहीं की गई तो सिचुएशन खतरनाक हो सकती है। तो क्यों हम वेट करें उस सिचुएशन का कि वो खतरे की हद तक जाए? क्यों ना हम प्रोएक्टिव अंदाज से काम करके सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। मैं अभी एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने अपनी हुकूमत के सामने भी ये मुद्दा रखा है और वफाक के सामने भी कि इस फैसले पर नजरसानी हमें करने की जरूरत है। वेल, थैंक यू वेरी मच मुर्तजा वहाब हमसे बात करने के लिए। नजरसानी करने की जरूरत है। लास्ट हमारे पास मिनट्स रह गए, इसलिए मैं ओपिनियन लेना चाहूंगी। तारिक शाह, ये बात वाज़ेह है कि रिव्यू होगा, ज़ाहिर है क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से बेहतर है कि प्रोएक्टिवली उसको मॉनिटर किया जाए। आर यू एग्री ऑन दैट पॉइंट और नॉट? देखिए, अगर सिचुएशन बिगड़ रही होगी बिल्कुल हम भी उस पर नजरसानी कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसे मुर्तजा वहाब साहब कह रहे थे और हमूद साहब ने भी कहा कि फी में जो है वो 20% रिडक्शन होगी, ये मैं आपको बताऊं अब स्कूल मजीद 50% कंटिन्यू नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे अब सर्वाइवल का काम जो है ना वो तमाम हो चुका है और अब स्कूल्स को गवर्नमेंट टैक्सेस तक माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब 20% तो बहुत दूर की बात है। डिफरेंट शोबों के अंदर प्राइसेस बढ़ी हैं। तारिक, ये तो थ्रेटनिंग वाली बात हो गई। आई एम सॉरी, ये तो आपने बिल्कुल आराम से कह दिया कि अब नहीं होगा कि मतलब एक चीज नहीं होगा। मैं स्ट्रेट अवे बता रहा हूँ आपको कि अब 20% रिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ प्रोएक्टिवली काम कर रही है वहाँ प्रोएक्टिवली मदद भी करे उन तालीमी इदारों की, जहाँ वो कहते हैं कि लॉकडाउन कर दो, जहाँ वो कहते हैं कि फीस में 20% कम कर दो, जहाँ वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ करें, तो आपकी जिम्मेदारी है कि निजी तालीमी इदारे जो आपका जो है वो लोड उठाए हुए हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं, उनकी मदद भी करना आपकी जिम्मेदारी है। बिग स्टेटमेंट तारिक शाह, सच अ बिग स्टेटमेंट। आई थिंक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपकी तरफ से। ये बड़ी खबर आपने दी है मुझे कि 20% जो आप लोगों के ऊपर एक तरह से कानून बनाकर कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल्स नहीं ले सकेंगे, वो आप कह रहे हैं कि हम अब मजीद इसको नहीं चला सकते इस कानून को, राइट?
बिल्कुल नहीं चला सकते। सच बिग न्यूज़। हमूद, वुड यू लाइक टू से इन लास्ट 30 सेकंड्स है मेरे पास, एनीथिंग कुछ आप कहना चाहते हो? तारिक साहब और उनके एसोसिएशन और उनके स्कूल जो भी करना चाहें वो अपना फैसला करके बाद में जो भी कुछ करें, लेकिन जैसा आपने कहा कि बहुत बड़ी बात की है, तारिक ने इस वक्त ये धमकी दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि हम आपने जो कानून बनाया है हम उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। ओके डॉक्टर कैसे सजाद, मैं आती हूँ अरसलान। डॉक्टर कैसे सजाद, सिचुएशन खींचातानी की तरफ जा रही है, हुकूमतें एक बयानिया रखती हैं, प्राइवेट सेक्टर का अपना बयानिया है। ज़ाहिर है आप तो एक मैं अगर बात करूं तो बड़े रिनाउंड डॉक्टर हैं, आपके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स मौजूद हैं। इस सिचुएशन में कैसे कोप अप करेंगे हम मामलात को? डॉक्टर साहब लास्ट 30 सेकेंड्स। मैं समझता हूँ कि देखें, तमाम बातों को एक तरफ रखते हुए अगर स्कूल पर अगर बात की जाए तो बच्चों की सेहत, बच्चों की जान सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये उसी सूरत पे होगी जब हम सब मिलके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स करेंगे। मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट मिलके एक स्ट्रेटेजी बनाए और ये देखें, ये बात जरूर है कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बना के उस पे अमल दरामद कराया जाए। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, आई एम आउट ऑफ टाइम। आई एम रियली थैंकफुल कि आज आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पीएमए सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सजाद हमारे साथ थे। सॉरी अरसलान, हम आउट ऑफ टाइम हो गए हैं। आप तशरीफ लेकर आपका बहुत शुक्रिया। हमूद रब जाफरी, थैंक यू वेरी मच। और जाहिर है तारिक शाह साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच। कितनी बड़ी खबर दे के गए हैं आपके सिंध हुकूमत ने, जो कुछ भी कवानीन बनाए हैं वो आप मानने को मजीद तैयार नहीं होंगे। और हमारी हुकूमती तर्जुमान बलूचिस्तान से लियाकत शहवानी, मुर्तजा वहाब साहब सिंध हुकूमत से, आप दोनों शख्सियात का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।